हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव पचौरी आपके सबसे प्यारे यूट्यूब चैनल गौर लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल आपको अशोक से संबंधित स्तंभ लेखों से संबंधित क्लास कराई थी, तो आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं, सबसे पहले आपने यूपी टेट को लेकर के भी आपने कहा है कि हम उस पर क्लास जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसको देखिए, इसमें क्या किया गया था, हमने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई। देखिए, अशोक का महान होने के कारण क्या ही रहे ईरानी बात, इसलिए सबसे पहली बात है स्तंभ लेख सीख के कहां से लिखा लिखा उकेरा कहां गया था इसको, ये भाषा कहां की थी। ये कोई भी चीज जैसे संविधान लिखा है तो कई देशों के संविधानों को पढ़ करके कहीं से कुछ चीजें ली गई, छांट करके बनाया गया है। कहा भी जाता है कहीं की कहीं का होगा, तो वो चीज इसमें भी है। तो इन्होंने क्या ईरानी कला से चीज सीखी। पहले कोई वैसी चीज तो थी नहीं कि न्यूज पेपर की चर्चा चल रही है या सोशल मीडिया इतना अपडेट है तो वहां जाके पहुंचा दो इसको। तो उन्होंने क्या किया कि लंबे समय तक लोगों को चर्चा पहुंचने के लिए, समय जानने के लिए लोगों को पत्थरों पर उकेरी जाती थी चीजें स्तंभ लेख के तौर पर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे इन्होंने कितने लिखाए थे। हमने आपको बताया 14 स्तंभ लेख इन्होंने बताए थे। और सबसे पहले में क्या किस चीज की चर्चा की गई थी, जीव हत्या का निषेध। जीव हत्या, देखिए बलि प्रथा मुझे लगता है आज भी गलत है, उस समय भी गलत थी। अशोक की सबसे कल्याणकारी नीति रही है कि उसने ऐसी निंदनीय कार्यों की अवहेलना की थी। उसने कहा कि भाई ये मान लीजिए तो दुधारू पशु है तो उनको रोकना भी चाहिए। पशु कल्याण की जो नीति है वो किसने की, अशोक ने। अगला क्या, द्वितीय पड़ोसियों दक्षिण राज्यों में, देखिए चिकित्सा, इसकी जो कल्याणकारी नीति है वही इसको बहुत बड़ा महान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका जो वो इसी की है। इसका जो हृदय परिवर्तन हुआ है कलिंग विजय के बाद में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है ये, क्योंकि इसने अपना जो धर्म का प्रचार है श्रीलंका में कराया, चीन में कराया, अपने भारत में कराया। यही इसकी सबसे बड़ी पॉलिसी रही है जो इसको सबसे ज्यादा महान बनाती है। कहीं अगर देखा जाए तो भूमिका के तौर पर आए तो ये चीज रही है, क्योंकि इसने जो कल्याण की नीति अपनाई वही इसको महान बनाती है। ठीक है, तो अगला क्या है, युक्त राज्यों और प्रादेशिक की नियुक्ति, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। प्रशासन का मतलब अलग अलग भागों में बांटना। जैसे मान लीजिए कर का विभाग किसी के पास है, आज भी आप देख रहे हो जितनी भी पॉलिसी है वो क्या है, प्रशासन के तौर पर नीतियां बनती हैं वो अलग अलग बनती है। ऐसे इसने विकेंद्रीकरण किया, विभाजित किया इसको बहुत ज्यादा। क्या किया है, छोटी छोटी चीजों में बांट करके जिससे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा इस चीज का लाभ जनता को मिले। युद्ध नीति का त्याग, चौथे में क्या है, धर्मघोष, युद्ध नीति का त्याग। देखिए एक तरफ कहा जाता है कि राजा होकर के उस समय तो ये था कि जिसकी लाठी उसकी बहन जैसी कहानी थी, को जो जितना ज्यादा शक्तिशाली है वो उतना ही ज्यादा बड़ा उसका साम्राज्य होगा। जब इसने साम्राज्य जीता, काफी इसने विजय भी की, साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार भी किया इसने। जब इसने जीता तब इसको लगा कि नहीं, निर्मम हत्या लोगों की हो रही है, तब इसका हृदय परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, तब इसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो इसने क्या किया, युद्ध नीति का त्याग कर दिया कि नहीं, समाज का कल्याण करना है, कि लोगों को, भाई मान लीजिए एक साम्राज्य को लूटने के लिए, क्षेत्र को लूटने के लिए केवल आप निर्मम लोगों की केवल अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए केवल निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो ये कहीं का न्याय नहीं बनता। यही इसकी नीतियां थी जो इसको महान बना रही थी। ठीक है, उसको पंचम में क्या है, धम्म महामात्मा की नियुक्ति, नैतिक आचरण को बढ़ावा। इसका जो आचरण, इसने जो समाज में विचारधारा फैलाई वो ये फैलाई कि एक दूसरे का कल्याण करो, किसी का गलत मत करो, जितना हो सके दूसरे का सहयोग करो। यह इसकी नैतिक आचरण, बड़ों का सम्मान, ये जो आचरण थे इसके, इसने जो भाई बुद्ध को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, उसमें क्या चीज थी, जो अच्छी चीजें ग्रहण कर करके क्या किया, अपने समाज में अपने उसमें लागू किया। अगला क्या है, सबसे लास्ट में कलिंग विजय। इसी युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ है, कलिंग विजय भू राजनीतिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साक्ष्य रहा है। भू राजनीतिक परिवर्तन का सबसे बड़ा, क्योंकि यहां से मान लिया दो पहलू हैं, एक इधर से इधर सीधा आया है,
क्योंकि इससे पहले तो ये युद्ध भी कर रहा था, लोग मारे भी जा रहे थे। भाई क्षेत्र का विस्तार करना है तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला राजा कोई ऐसे तो दे नहीं देगा आपको युद्ध, अपना क्षेत्र को ही आ रहा है हड़पने के लिए, तो इसने वो भी किया। कलिंग विजय के बाद में इसको लगा करना ये ठीक नहीं है। अगला क्या है दोस्तों, देखिए 14 लेखों को संपूर्ण बुक किया गया है, समूह किया गया है। अनुपस्थित 12 और 13वां शिलालेख कलिंग की खूनी यादों को बचाने के लिए। प्रतिस्थापन 2 पृथक कलिंग और क्या है, सभी प्रजा मेरी संतान। देखिए इसी की जो पॉलिसी रही है, मैंने आपको कल भी बताया था, पिता और पुत्र वाली जो धारणा इसकी रही है, वही इसको क्या करते हैं, महान बनाती है। इसकी सबसे बड़ी जो चीज थी वो यही थी कि प्रजा जो है मेरी, सभी प्रजा मेरी संतान है। जब राजा ये समझने लग जाए तो उसके साथ गलत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई कोई पिता अपने पुत्र के साथ गलत थोड़ी करता है, अपनी संतान के साथ गलत थोड़ी करता है। वही चीज यहाँ पे थी, पितृसत्तात्मक राजत्व, पितृसत्तात्मक राजस्व। देखिए मातृ सत्तात्मक भी राज रहे, सत्ता जो रही है वो ये भी रही है। इसकी क्या थी, ये थी। अगला क्या है, लघु शिलालेख। क्या दोस्तों, लघु शिलालेख अशोक के वास्तविक नाम का रहस्य क्या है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में केवल देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा, देवताओं का प्रिय मिलता है। क्या होता है दोस्तों, ये जो देवाना प्रिय, देवताओं का प्रिय, ये उस समय राजा की उपाधि थी। देखिए हर एक राजा ने, प्रत्येक राजा ने अपने अपने समय पर उपाधि धारण की है। उनमें से अशोक की जो उपाधि की बात आती है सबसे पहले यही आता है। और ये पूछा भी जाता है कि देवाना प्रिय जो उपाधि है वो किस शासक की है, किस राजा की है। तो आपको क्या आंसर लगाना है इसमें, अशोक। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, देखिए मैं आपको इसे डिटेल में ज्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको कम समय में बहुत ज्यादा चीजें दे दी जाए। ठीक है, देवाना प्रिय अशोक। अगला क्या है इसमें, नाम करके 4, देखिए मास्की था, गुर्जरा था, उड़ेगोलम था, निट्टूर था, मास्की। अब क्या, मास्की अभिलेख अशोक के स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था, क्या अशोक बौद्ध था। भाई इसने बौद्ध की अवधारणा में बुद्ध धर्म का प्रचार कराया है इसलिए, तो क्या कहोगे, कोई शासक सही एक धर्म का प्रचार करा रहा है तो क्या कहोगे उसको। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, बाबू विराट जयपुर बौद्ध धर्म के प्रवर्तन, बौद्ध धर्म और संघ। क्या है दोस्तों, अगला क्या है, स्तंभलेख मौर्य कला और रसायन विज्ञान का चरमोत्कर्ष। इसका जो शासनकाल था, इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, इसका चरम था। देखिए हर किसी का चरम होता है, तो इसका क्या था, चरम था। कला में जैसे बहुत सी कलाएं रही हैं, मान लीजिए शाहजहां था और अकबर है, उनके हर टाइम पीरियड में किसी न किसी कला का चरमोत्कर्ष रहा है। तो इसके पीरियड में किसका था, इसका था। मौर्य कला और रसायन विज्ञान का चरमोत्कर्ष था। पशु आकृति, चतुर्मुखी सी अश्व वृषभ गज उत्कृष्ट, अवांगमुखी। ठीक है दोस्तों। एकास्म पत्र, जो एकास्म पत्थर वाली जो बात है वो एक ही पत्थर से चीजें बनाई जा रही है। जैसे आपने मौर्य काल का स्तंभ देखा होगा, दिल्ली में जो लगा हुआ है उस पर चंद्र नाम लिखा है, तो एकास्म लोहे का है। तो ये रासायनिक लेप, हजारों वर्षों खुले आसमान, धूप और बारिश के बाद भी चरण रोड अद्भुत नमूना। देखिए कोई उस समय की ये चीज थी कि हजारों साल बारिश में खड़ी है लेकिन उस पर जंग नहीं लगी। इससे बड़ी महान और क्या चीज होगी। भाई इन्होंने कोई पत्थर या लोहे की चीजों को बना करके एक चीज, इमारत खड़ी की या एक खंबा खड़ा किया, और आज हजारों साल के बाद उसको जब हम देख रहे हैं तो वैसे के वैसा ही है। उसका कलर हल्का सा फीका जरूर पड़ गया क्योंकि केमिकल रासायनिक इतना ज्यादा प्रयोग हो रहा है, उसका इफेक्ट उस पर पड़ रहा है, लेकिन
उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो आज भी बहुत सही है, और उस पर जंग जैसी चीज का प्रभाव बहुत नीचे हल्के से पोर्शन में देखोगे तो कुछ थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ऊपर उस पर जंग का कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है इसमें, बृहस्पति को राजनीति विपरीत पूरी तरह से धर्म को प्रभावित करते और सामाजिक धार्मिक विचार प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली टोपरा, ये तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। ये क्या है, जैसे साथ में आपको बता रहा हूं, एक तो दिल्ली मेरठ वाला है, लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया अल्लाज है, रामपुर है, कौशाम्बी है, दिल्ली टोपरा है। दिल्ली टोपरा मैंने आपको कल नाम बताया था, आप नाम में कमेंट सेक्शन में बताइए कल मैंने आपको क्या नाम बताया था, किसने पढ़ा था सबसे पहले, जिसको केवल समझा गया था, पढ़ा नहीं गया था। प्रिंस जेनसेफ ने 1937 में सबसे पहले पढ़ा था, वो क्या था, ठीक है, संघ भेद और अभिलेख, आर्थिक कर एवं नीति, अकाल नीति। देखिए हर शासक की नीतियां होती है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, जैसे आप मेंस किसी चीज का लिख रहे हैं, यूपीएससी पीसीएस में मेंस होता है, उसमें क्या रहता है, इतना तो याद करना बहुत मुश्किल है। आपको करना क्या है कि बेसिक फंडा चीज अपनानी है। भाई प्रत्येक शासक की लगभग बहुत सी चीजें होती है जो कॉमन होती है, उसमें अलग कुछ नहीं होता, केवल उसको इंप्लीमेंट करना आपको आना चाहिए कि आपको कैसे किस तरीके से। भाई आर्थिक एवं कर नीति हर शासक की रही है, बस की पॉइंट आपको याद करने हैं, वही चीजें ऐड करके आपको क्या करना है, आंसर बनाना है। क्या करना है, साची, सारनाथ, कौशाम्बी, ये सांची और सारनाथ है स्तंभ लेख वाला, ये बहुत पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के भी थे सांची और सारनाथ में। रुम्मिनदेई, लुम्बिनी, रुम्मिनदेई नाम बहुत आता है, और सोगोरा, अब क्या है दोस्तों, इसमें बौद्ध संघ को विभाजित करने वालों को कड़ी चेतावनी, मैंने युद्ध को छोड़ा है, सेना भंग नहीं की है। देखिए ये भी कहा जाता है कि ये न समझा जाए कि भाई जब इसने युद्ध छोड़ दिया तो और शासकों ने आक्रमण क्यों नहीं की इस पे। उसमें ये भी कहा गया है कि इसलिए केवल युद्ध करना छोड़ा था, सेना तो इसके पास में थी। भाई अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, मान लीजिए कि आपके पास में दबंग आदमी आपके आसपास में है, तो क्या उसने लड़ाइयां छोड़ दी हैं, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो सपोर्ट है, वो अब भी बना हुआ है। अगर मान लीजिए कोई आक्रमण करता है, कोई ऐसी चीज करता है, उसको दबाता है या उसको मारता है, तो वो क्या करेगा, उसका भी प्रयोग करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने चीजें छोड़ दी है। जैसे आपने मूवी का डायलॉग भी सुना होगा जिसमें कहा गया है, कभी हथियार चलाना छोड़े भूले नहीं है, तो वही कहानी यहाँ पे है। अब आते करके बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण भूमि का 1 से 6 घटाकर कितना कर दिया गया, 1/8 कर। इसने क्या किया, बुद्ध की जो भूमि थी वहां पर क्या किया कि जो कर टैक्स लेने की दर थी उसको घटा के कितना कर दिया था, 1/6 से कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। निगाह सागर में कनक मुनि स्तूप का उल्लेख किया। आपातकाल से निपटने के लिए अनाज के भंडार गृहों के निर्माण की स्पष्ट जानकारी यहां से मिलती है। भाई ये भी था, मान लीजिए सेना कहीं से कहीं जा रही है तो ये चीज तो आपातकाल स्थिति जैसे बहुत ही, अब तो खैर उतना नहीं रह गया, लेकिन आप इतिहास में पन्ने उठा के देखोगे तो आप देखोगे आपातकाल के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु होती थी, बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे जाते थे। क्या होता था, बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे जाते थे। अब क्या दोस्तों अगला इसमें, बराबर की पहाड़ियां, क्या है, बराबर की पहाड़ियां की केव्स के कर चौपर, विश्व चौपड़ी, सुदामा गुफा, ये तो अगर कोई ज्यादा खास आपको याद रखने वाली चीजें नहीं है। अशोक का धम्म केवल, ये क्या निष्कर्ष, धम्म क्या था, मैंने आपको पूछा था, अशोक का धम्म केवल बौद्ध धर्म नहीं था। कल मैंने आपको पूछा था क्या अशोक बौद्धी था, तो उसका जवाब सुनिए, अशोक का धम्म केवल बौद्ध नहीं था, यह एक विशाल और विविध साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए बनाई गई एक नागरिक और नैतिक आचार संहिता। देखिए ये क्या होता है
किसी इसको कहना, इसने जो नैतिक आचरण, जो अच्छी चीजें थी, जो विचारधारा अच्छी थी, उन चीजों को ग्रहण किया। ये चीज जरूर है कि इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव दिखता है वो बौद्ध पे दिखता है। उस समय जो प्रशासन में चीजें थी, कल्याणकारी नीतियां थी, उनका सबसे ज्यादा प्रभाव जो दिखता है वो किस पर दिखता है? बौद्ध पर दिखता है। इसलिए इसको बौद्धि कहा जाता है, कुछ लोग उसको बौद्धि कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म, अशोक का धर्म। धर्म और बड़े और गुरुओं का सम्मान, ये तो सहिष्णुता वाली नीति हो ही गई। ये तो मैंने बताइए, पेड़ लगाना, कुएं खुदवाना, ये समाज के कल्याण के लिए कार्य करना। ये क्या है? इतिहास के स्रोत के रूप में मौर्य प्रशासन कर प्रणाली, साम्राज्य की सीमाओं की सटीक निर्धारण, प्राथमिक साक्ष्य, कला, स्तंभों की पॉलिश, मूर्ति कला, पहाड़ी काटकर गुफा बनाने की शुरुआत, सभी प्रजाति संतान है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यही थी, यही नीतियां थी। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लास थी। अब इससे अगली क्लास हम कल करेंगे इसी टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम सभी क्लास में आपको देते जाएंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं।